हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, यूपीएससी मेंस की PYQ सीरीज में हम लोग जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग अगले 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक्स होंगे आपके मूलतः बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था तथा भूमि सुधार। तो इन 2 एरियाज से जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को अगर हम देखें तो वर्ष 2024 में पूछा गया है, 2016 में और वर्ष 2014 में। अर्थात इस एरिया से पूछे जाने वाले प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन चूंकि इसी साल मेंस में इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको थोड़ा सा तैयार रखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि जो उच्च खाद्य मुद्रास्फीति है, जो फूड इन्फ्लेशन है, जो बहुत ज़्यादा है, उसके क्या क्या कारण हैं। ये प्रश्न का आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट यह है कि इसके संबंध में आरबीआई ने जो भी मौद्रिक नीति में कदम उठाए हैं, जो भी उसकी मौद्रिक नीति से रिलेटेड कदम हैं, उनकी क्या प्रभावशीलता है, मतलब कितना वो इफेक्टिव रहे हैं, वो कितना लाभप्रद रहे हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि खाद्य मुद्रास्फीति क्या होती है और किस प्रकार से ये बढ़ती या घटती है। उसके बाद आप खाद्य मुद्रास्फीति के कारणों पर, जो बढ़ती हुई खाद्य मुद्रास्फीति है उसके कारणों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको ये बताना होगा मुख्य भाग में ही कि आरबीआई की मौद्रिक नीति कितनी प्रभावी रही है इस मामले में, इसको नियंत्रित करने के मामले में। उसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में आपको ये बताना होगा कि खाद्य मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के साथ साथ और किन किन तरीकों से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपके फ्रेमिंग हुआ उत्तर का। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है कि खाद्य मुद्रास्फीति क्या होती है। ऐसी मुद्रास्फीति जो खाद्य उत्पादों की कीमतों में निरंतर वृद्धि करती दिखाई दे, उसको हम खाद्य मुद्रास्फीति कहेंगे। जो फूड आइटम्स में महंगाई बढ़ती रहती है उसको हम क्या कहेंगे? खाद्य मुद्रास्फीति कहेंगे। और यह वास्तव में आम जन के जीवन को प्रभावित करती है, परिवारों को प्रभावित करती है। और अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति अगस्त 2024 के महीने में 5.66% है। और चूंकि खाद्य मुद्रास्फीति सीपीआई समूह का 46% से अधिक है, इसीलिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को लागू करने के तरीके के निर्धारण करते समय इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसका करीब 46% भाग खाद्य आपूर्ति, खाद्य जो आइटम्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर वो उसका प्रमुख कंपोनेंट होती हैं। तो अगर उन कंपोनेंट को इग्नोर करेंगे तो खाद्य मुद्रास्फीति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यही आरबीआई के लिए इसको महत्वपूर्ण बना देता है, खाद्य मुद्रास्फीति के नियंत्रण को। अब लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं? सबसे पहली चीज, जो आपूर्ति पक्ष है उसकी बाधाएं। आपूर्ति पक्ष मतलब जो खाद्य आइटम है, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो बाजार में कैसे आपूर्ति हो रहे हैं। तो खेती किसानी और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये हर एक पक्ष वास्तव में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को कंजस्टेड रखता है, सीमित रखता है। तो जब खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रॉपर ढंग से नहीं होती है तो मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी ही। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल के समय में देखा होगा, मौसम अचानक बदलता है और इससे जो अनाज है उसकी उत्पादकता पे असर पड़ता है। तो जब सीमित अनाज होगा तो जाहिर सी बात है उसकी आपूर्ति पूरे तरीके से बाजार में मांग के अनुसार नहीं हो पाएगी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और मौसमी परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जलवायु में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, सडन परिवर्तन होता है। लंबे वर्षा काल के बजाय वर्षा काल छोटा होता है और तेज़ी से ज़्यादा वर्षा होती है, जो फसलों के लिए हितकारी नहीं होती। तो जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सबसे पूरी फसल की उत्पादकता पर असर पड़ा है और इसकी सप्लाई भी बाधित हुई है। इसके साथ साथ कम कृषि उत्पादकता। भारत की एक बड़ी समस्या यह है कि भारत में भूमि
से उत्पादकता विश्व के अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो हमारी उत्पादकता भी कम है, इसकी वजह से हम सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते। और तीसरी चीज़, कटाई के बाद होने वाली हानि। जब फसल कट के तैयार हो जाती है, उसके बाद जो उसके रख रखाव में खर्च होता है, जो उसके रख रखाव का तरीका होता है, उसमें बहुत सारी फसल का वेस्टेज होता है। जैसे कि FAO ने माना कि हर साल करीब 40% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं केवल रख रखाव के ना होने के कारण। तो जब आपका फूड आइटम, फल, सब्जियां, अनाज ये वेस्ट हो जा रहे हैं तो वे भी हमारी आपूर्ति पक्ष को मजबूत नहीं होने देते हैं। तो एक तरफ से आप बताएंगे कि आपूर्ति पक्ष की क्या बाधाएं हैं, फिर उसके बाद उसके वैश्विक कारकों पर भी आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैश्विक खाद्य मूल्यों में वृद्धि। जो ग्लोबल लेवल पर अनाजों की दामों में वृद्धि होती है, उसका असर आपके यहाँ भी खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ता है। जैसे ये दो तरीके से है। पहली चीज़, जो भी आप मंगाते हैं बाहर से वो आपको महंगा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके अनाज का या फल का या सब्जी का दाम विदेशों में बेहतर मिल रहा है, तो हमारे उत्पादक उसे बाहर बेचना पसंद करते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसकी कीमतें हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो दोनों तरह से, चाहे हम आयात कर रहे हों या हम निर्यात करने लग जाएं, इन दोनों तरीक़ों से हमारे खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी ही होगी। दूसरी चीज़, कच्चे तेल के मूल्यों में अस्थिरता। भारत जो है वो बहुत बड़ा आयातक है, कच्चे तेल का प्रमुख आयातक भी है, और हमारे जो इंपोर्ट हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो क्रूड ऑयल का जो है इंपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो कच्चे तेल के दाम हैं वो लगातार घटते बढ़ते रहते हैं और बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा, इजराइल पैलेस्टीन में वॉर हो रहा था, साथ में ईरान घुस गया। अब ईरान के साथ जब अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो जो आपका क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो निश्चित तौर पर पूरे ग्लोबल मार्केट में महंगा होगा। इसकी संभावना से ही महंगा होना शुरू हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास ईंधन और राशन, ये दोनों चीज़ें महंगी होती जाएंगी। ईंधन जब महंगा होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो आप फूड इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकते, तो आपकी आपूर्ति श्रृंखला में चीज़ों के दाम पक्का बढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ संरचनात्मक मांग पूर्ति के बीच भी अंतर है। जैसे कि हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई मांग है, तीव्र शहरीकरण हो रहा है, तो गांवों का साइज़ और गांवों पर डिपेंडेंसी कम हो रही है, लेकिन शहरीकरण अनाज उत्पादन नहीं करता, तो निश्चित तौर पर उसकी डिमांड का तेज़ी से बढ़ेगा। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है तेज़ी से, तो इन सब चीज़ों के कारण खाद्य पदार्थों की मांग में तेज़ी आ गई है, लेकिन आपूर्ति उसकी तुलना में नहीं बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति दिखाई देगा। इसके साथ साथ आहार में विविधता एक अलग कारण है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही हमारा कस्टमर अवेयर होता है, जैसे ही उपभोक्ता थोड़ा सा रिच होता है, वो अपने खाने के पैटर्न में बदलाव करता है। वो अधिक प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहता है, अच्छे पौष्टिकता युक्त भोजन चाहता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए, प्रोटीन युक्त और पोषक तत्वों से भरपूर आहार सबको चाहिए, जैसे दाल, दूध, मांस, इन सब की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इससे क्या हुआ है, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है, और इसके विपरीत हमने इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा पाई है। तो निश्चित तौर पर चूंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस खाद्य मुद्रास्फीति की जिम्मेदारों में एक सरकारी नीतियां और MSP भी आता है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप घोषणा कर देते हैं, तो सरकार हर बार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है, और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़े हुए परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो फसल लोग, किसान क्या कर रहे हैं, किसान सरकार को बेचना चाहेंगे क्योंकि वो एक आकर्षक मूल्य है। अब अनाज के दाम फिर उससे कम हो पाने मुश्किल हो जाते हैं सामान्य मार्केट में, तो सरकार जब MSP तय कर देती है तो इसका मतलब है बाजार उसके आसपास ही रहेगा और आपको उतनी महंगाई तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ अब आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में, जहां पर RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर चर्चा करनी थी। देखिए, RBI की जो मौद्रिक नीति है वो वास्तव में RBI ये चाहती है कि जो मुद्रास्फीति है वो CPI का 4% से ±2% ही रहे। 4% के ±2% का लक्ष्य रखा जाता है, और इसको नियंत्रित करने के लिए RBI रेपो रेट में बढ़ाना या रेपो रेट में चेंज ना करना जैसी भी आवश्यकता होती है उस प्रकार के कदम उठाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
जो खाद्य मुद्रास्फीति है उस पर आरबीआई के रेपो रेट का बहुत सीधा और बहुत ज़्यादा व्यापक असर नहीं होता है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति का मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व है आपूर्ति वाली बाधाएं। जहां पर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ या प्रोडक्शन कम हुआ या आपका इंपोर्ट महंगा हुआ या ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, इन सब कारणों से आपकी मुद्रास्फीति बढ़ रही है खाद्य आइटम्स की। तो यहाँ पर आरबीआई की उतनी प्रभावी भूमिका नहीं हो सकती है कंट्रोल करने की, ठीक है। तो इसका खाद्य मूल्यों पर सीमित प्रभाव होता है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आपूर्ति संचालित होती है, ठीक है। तो खराब फसल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, इन आदि कारणों के कारण क्या होता है? निश्चित तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है। आप उदाहरण दे सकते हैं 2022 और 23 में दरों में बढ़ोतरी के बावजूद लगातार आपूर्ति बाधाओं के कारण खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। तो खाद्य मुद्रास्फीति पर अन्य कारक ज़्यादा प्रभावी हैं बजाय इसके के आरबीआई की पॉलिसी उसमें रोल प्ले कर पाए बहुत बड़ा। देखिए, समग्र मुद्रास्फीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि जब सरकार और आरबीआई मौद्रिक क्षेत्रों में सख्ती करती है, मांग कम करती है, तो निश्चित तौर पर आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। जब आर्थिक विकास धीमा होगा तो लोगों की आय कम हो जाएगी। लोगों की जब आय कम होगी तो वो भोजन की मांग कम करेंगे। लेकिन यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों की भोज्य पदार्थों की मांग को कम करेंगे तो भारत जैसे देश में यह पूरे तरीके से उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो पोषण का स्तर है वो पहले से खराब है। दूसरी चीज़, भारत की जो खाद्य मांग है वो एक मोटे तौर पर अलोचदार स्थिति प्रकृति की होती है। मतलब अगर थोड़े बहुत दाम बढ़ते भी हैं तो लोग खाना उसे नहीं छोड़ते, लोग उसको खरीदना नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर जो प्रभाव है, अगर सरकार समग्र मुद्रास्फीति पर रोक लगा दे और उसे रोकने की कोशिश करे तो भी खाद्य मुद्रास्फीति पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप समग्र मुद्रास्फीति पर प्रभाव को भी कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा? अगर सरकार इस पर अप्रत्यक्ष रूप से धीमा कर देती है विकास को, तो लोगों की डिस्पोजेबल आय यानी कि व्यय योग्य आय कम हो जाएगी। और जब व्यय योग्य आय कम होगी तो ऐसा लगता है कि लोग खर्च कम कर देंगे, लेकिन भारत में खाद्य मांग अलोचदार है और लोग मूल्य बढ़ने पर भी भोजन खरीदना जारी रखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कई योजनागत सीमाएं हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति खाद्य मुद्रास्फीति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए एक कुंद उपकरण है, जो कि अक्सर संरचनात्मक और आपूर्ति संबंधी मुद्दों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो मौद्रिक नीति के द्वारा आप कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीधा असर नहीं डालेगी। इसके साथ साथ किसान ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए यदि आरबीआई ऋण सस्ता भी कर दे तो भी किसानों को उसका लाभ मिलने की संभावना कम है, क्योंकि उन्हें उससे ऋण ही नहीं मिल रहा है, वो गैर संस्थागत ऋणों पर ज़्यादा निर्भर हैं। इसी तरीके से खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए केवल मौद्रिक संबंधी के बजाय राजकोषीय उपायों जैसे कृषि के बुनियादी ढांचे, भंडारण सुविधाओं और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में सुधार और ऋणों के औपचारिक बनाने की पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। बजाय आप ये कहें कि नहीं, हम केवल मौद्रिक नीति अपनाएंगे, आपको क्या करना चाहिए? आप राजकोषीय नीति में परिवर्तन कीजिए, कृषकों के भंडार गृहों को बेहतर कीजिए और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को भी बेहतर कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया जैसा कि आपको निष्कर्ष में अन्य विकल्प पर चर्चा भी कर देनी है कि आप मौद्रिक नीति के साथ साथ अगर ये वाले उपाय अपनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों को वित्तीय समावेशन होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना वास्तव में किस उद्देश्य से लाई गई? उद्देश्य यह था कि जिन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन से बाहर रह गए हैं, उनको वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जाए और इससे गरीब तबका जो है वो वित्तीय समावेशन का लाभ ले सके। तो प्रश्न इसी के संदर्भ में है, जो ये पूछता है कि क्या संस्थागत वित्त के दौर में इसे लाने के लिए पीएम जनधन योजना आवश्यक है? पहला भाग आपको बताना है या नहीं है, और आपको फिर ये बताना है कि क्या इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेशन होगा,
आपको इसके बारे में डिटेल में व्याख्या करनी होगी कि आपको क्या लगता है ये होगा या नहीं होगा। आपको दोनों पक्षों पर बात जरूर करनी होगी। भले ही आप एक पक्ष को ज़्यादा वेटेज, जो आपकी नज़र में पक्ष है, चाहे आप ये कहना चाहें कि वो वित्तीय समावेशन होगा तो आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो भी आपको दोनों पक्षों को इंक्लूड करना होगा इस उत्तर में। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन देना होगा जहां पर आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि इस योजना के विभिन्न लाभ हुए हैं और इसे और बेहतर किया जाए तो निश्चित तौर पर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जनधन योजना के बारे में बताइए और बताइए कि किस उद्देश्य से जनधन योजना लाई गई। और अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप ये आंकड़े भी दीजिए कि किस तरीके से इस योजना ने सफलतापूर्वक वित्तीय समावेशन किया है। ठीक है, तो आप बताइए, भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से यानी कि कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को सस्ती लागत पर जरूरत पड़ने पर वित्तीय सेवाएं और समय समय पर पर्याप्त ऋण की पहुंच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के तौर पर जो जनधन योजना को शुरू किया। ठीक है, इसमें बैंक पैठ, ऋण पैठ, जमा पैठ के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रमुख पहल है और पीएम जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 46 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। मतलब इतने लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ चुके हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताइए कि पीएम जनधन योजना के क्या पिलर्स हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमने लिया है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि पिलर्स क्या हैं। 6 पिलर्स हैं जनधन योजना के। ठीक है, सबसे पहला जो इसका पिलर है वो है सार्वभौमिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, पहला इसका उद्देश्य ये है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, यानी कि इसके अंतर्गत एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा जिससे लोगों को क्रेडिट यानी कि ऋण दिया जा सके। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण पिलर है जिससे लोगों को वित्तीय शिक्षा दी जाएगी। और साथ ही साथ पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो अनौपचारिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पेंशन की योजनाओं को कार्य में लाया जाएगा। बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 फॉर एवरी हाउस होल्ड, यानी कि हर परिवार के लिए आपको सेविंग बैंक अकाउंट दिया जाएगा और उसमें 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की लिमिट होगी। और इसके साथ साथ माइक्रो इंश्योरेंस की सुविधाएं इसके साथ जोड़ी जाएंगी। तो इस तरीके के ये 6 पिलर हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। ठीक है, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इन 6 पिलर्स पर काम किया जाता है। अब आप बताइए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक जो पहुंच है वो प्रदान करती है। इसमें हर गरीब व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। खाता जीरो बैलेंस पे खोलना है, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप गरीब हैं, आपके पास बचत नहीं है, तो भी आप अपना खाता खोल सकते हैं और ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं रखने पर भी कोई शुल्क नहीं देना होता। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध करना, जैसे कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो केवल और केवल पैसा जमा करना और निकालना नहीं। जैसे सरकार जो भी आपको लाभ देना चाहती है, जैसे एलपीजी की सब्सिडी देना चाहती है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि उर्वरक की सब्सिडी देना चाहती है डीबीटी के माध्यम से, तो सरकार आपको आपके बैंक में सीधे वो ट्रांसफ़र कर दे जिससे आप उसको कर सकें। इसके साथ साथ ऋण की पहुंच को बढ़ाना, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज में, बेसिकली ग्रामीण समाज में, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट यानी संस्थागत ऋण की बहुत समस्या है, क्योंकि लोगों के पास बैंक खाते तक नहीं थे। तो लोगों के बैंक खाते होंगे जिसमें ट्रांजैक्शन होगा तो उन्हें ऋण लेना आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये पूरी वित्तीय प्रणाली का औपचारीकरण करेगा। आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट है, उनके मोबाइल पर उनके अकाउंट का एक्सेस है और वो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लग गए हैं। तो धीरे धीरे पूरी जो वित्तीय व्यवस्था है, मुख्यतः ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था, उसको औपचारिक रूप भी दिया जा रहा है इस योजना के द्वारा, उसको औपचारिक क्षेत्र में भी लाया जा रहा है। लेकिन क्या केवल जनधन खाता खोल लेने से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा होगा? तो इसके लिए आप कुछ अन्य बिंदु भी बताएंगे। आप बताएंगे कि जैसे विश्व बैंक ने एक अध्ययन किया जिसमें पता चला कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के 43% से अधिक खाते एक्टिव नहीं हैं, यानी उनमें कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं होता।
उसमें कोई भी पैसा जमा ही नहीं होता। तो केवल खाते खोल लेने से अगर हम ये कहें कि ये वित्तीय समावेशन के रूप में कार्य करेगा तो यह उचित नहीं है, यह पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। इसके साथ साथ इसके माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करना, नकदी रहित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, बैंकिंग आदतों को विकसित करने के लिए नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देना इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपको जनधन खाते के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हमने 6 पिलर्स कहे थे उसमें से आपको वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल जो आदतें हैं लोगों को वित्तीय फॉर्मल सेक्टर में पैसे जमा करने और निकालने की जो सुविधाएं हैं, भुगतान प्रणाली, ये सब आपको विकसित करने पड़ेंगे, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका निष्कर्ष दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप बताएं कि हाँ, PMJDY जो है वो मील का पत्थर साबित हुआ है और यह वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आपको इसके आगे बढ़कर और भी काम करने पड़ेंगे जिससे ये लोग अपने खाते को एक्टिव रखें। तो सरकार और हितधारकों के बीच में एक सक्रिय प्रयास, एक मिला जुला सक्रिय प्रयास इस वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करेगा। इस प्रकार से आप इसको निष्कर्ष दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सुझावात्मक निष्कर्ष देने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि गांवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। यह अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, भारत में कृषि वित्त के पृष्ठभूमि में इस कथन की चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुंच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखिए, इस प्रश्न में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कह रहा है कि जो सहकारी ऋण समितियां हैं उनको छोड़कर कोई भी सफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं है जिसके द्वारा गांवों में जो ऋण है उसको फॉर्मल तरीके से दिया जा सके। ये एक रिपोर्ट का पॉइंट है। इसी के आधार पर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि आप सबसे पहले तो इस कथन की चर्चा कीजिए और उसके बाद ये बताइए कि जो गांवों में वित्तीय संस्थाएं हैं उनको कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। दूसरी चीज़, इस पर बेहतर पहुंच और सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का यानी प्रौद्योगिकी का आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न सीधा सा है, आपको सहकारी समिति की भूमिकाओं पर बात करनी है। अन्य क्या चीज़ें हैं जो कृषि वित्त प्रदान कर सकती हैं उनके बारे में, वास्तव में क्या समस्याएं रही हैं कृषि वित्त देने में उनके बारे में, इन 3 पहलुओं पर इस पूरे प्रश्न में चर्चा करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीयन का महत्व है और जो आपकी सहकारी समितियां हैं वो क्या भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस यानी कि वित्त, और कृषि भी उसी तरीके से काम करता है, कृषि भी इसका अपवाद नहीं है। कृषि ऋण या वित्त की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि वित्त तक पहुंचने में चुनौतियों ने विशेष रूप से इस क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम अभी डेवलप नहीं हो पाया है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो सहकारी समितियाँ हैं उनका उद्देश्य किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिल सके। ठीक है, सहकारी समितियां सस्ते और छोटे लोन उपलब्ध कराती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे वो साहूकारों के चंगुल में ना फंसें और कम ब्याज दर पर अच्छा लोन का अमाउंट ले सकें। सहकारी समितियों के माध्यम से क्या क्या किया जाता है कृषि वित्त के संदर्भ में? सबसे पहले जो सहकारी समितियां होती हैं वो वास्तव में जो सदस्य हैं उस समिति के, उनके आर्थिक हितों को संरक्षित करती हैं और बढ़ावा देती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो क्या करती हैं, वो अपने सदस्यों को अल्पकालीन ऋण देती हैं और मध्यमकालीन ऋण देती हैं। जो इमीडिएट नीड है वो पूरा कर देती हैं कर्जों की, और जो थोड़ी दिनों तक चलेगी, कुछ महीनों के लिए चाहिए, तो वो भी ऋण देती हैं। और इससे क्या होता है, सहकारी समितियों का जो तीसरा बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे जो बचत की आदत है वो बढ़ती है। लोग बचत करते हैं, पैसे को बचाते हैं और एक बड़े अमाउंट को उसके द्वारा बनाते हैं। तो इस प्रकार आप सहकारी समितियों की भूमिका बता देंगे और इसके बाद अब आप बताएंगे कि क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि सक्षम नहीं है
और चूँकि जो मौजूदा वित्तीय अवसंरचना है वो वित्तीय आवश्यकताओं को, ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और इसके कारण होता क्या है कि जो संस्थागत वित्त तक समय पर पहुंच नहीं हो पाती और इससे मध्यस्थों की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है, और उन्हें अपर्याप्त सेवा ही मिल पाती है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से उन्हें कोई सेवा नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जो छोटे किसान हैं उनकी कृषि वित्त की बाज़ार में मांग बहुत अधिक है और चूँकि वो छोटे किसान हैं तो उन्हें फॉर्मल सेक्टर से बहुत ज़्यादा लोन मिलने की उम्मीद नहीं होती है और उनकी नीड को पूरा करना फॉर्मल सेक्टर के द्वारा हो नहीं पाता है। इसके साथ साथ ऋण तक पहुंच के बिना अधिकांश छोटे किसान खेती, व्यापार, प्रसंस्करण आदि तक ही सीमित रह जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो कृषि की उत्पादकता पर उतना ध्यान नहीं देते। वो मुख्य फोकस किस पर करेंगे, किसी भी तरीके से खेती हो जाए, किसी तरीके से उनका अनाज बिक जाए या थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कर सकें, तो वो कृषि की उत्पादकता पर ध्यान नहीं देते, तो उत्पादकता का एंगल बचा रह जाता है उनके ग्रोथ में, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे कि क्या बाधाएं और चुनौतियां हैं जो कृषि क्षेत्र में वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप बताएंगे क्या बाधाएं और चुनौतियां हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि इसमें अपर्याप्त वित्तीय आधार है। अपर्याप्त वित्तीय आधार का मतलब जो किसान हैं उनका जो आधार है, जिसके आधार पर उन्हें कृषि के आधार पर ऋण लेना है बैंकों से, वो बहुत कमज़ोर है। उनके पास ना तो इतनी असेट है जिसके बेस पर लोन दिया जा सके, ना ही उन असेट के बेस पर वो ऋण चुकाने की क्षमता का प्रदर्शन कर पाते हैं। दूसरी चीज़, ये समस्या बैंकिंग क्षेत्र के साथ भी है। बैंकिंग क्षेत्र भी इतना व्यापक कवरेज नहीं रखता है कि वो हर गांव तक पहुंच सके, तो जो बैंकिंग क्षेत्र है उसका वित्तीय आधार भी इतना मजबूत नहीं है। तो दोनों क्षेत्र, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या बैंकिंग क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों का वित्तीय आधार कमज़ोर है। दूसरी चीज़, अनियमित मानसून बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। अनियमित मानसून के कारण फसलें खड़ी जो खेत में है वो ख़राब हो जाती हैं और फसल ख़राब होने से किसान कर्ज के जाल में फंसना शुरू हो जाता है और उसके बाद अगर फसल ख़राब हो गई तो वो सीधे एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है। तो मानसून खेती का चूँकि बहुत बड़ा आधार भी है, तो अगर मानसून अनियमित है तो किसान के ऋणग्रस्तता की सीमा बढ़ती चली जाती है। इसके साथ साथ पहुंच का भी मुद्दा है। कई किसानों तक अभी तक पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं हो पाते, इस कारण से उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तो व्यापक पहुंच बैंकों की किसानों तक नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ बड़ी समस्या है छोटी जोत। जब आपकी जोत छोटी है, छोटे और सीमांत किसान हैं आप, तो निश्चित तौर पर है कि आप नई तकनीकियों का, बड़ी तकनीकियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप बचत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आपकी उत्पादकता कम होगी और वित्तीय जो संस्थाएं हैं वो आपको कम लोन दे पाएंगी या उसमें आपके अकाउंट्स होना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनके समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं। लेकिन चूंकि पूछा गया कि प्रौद्योगिकी किस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा भाग है जैम त्रिमूर्ति का जनधन, आधार और मोबाइल। मैंने कल के लेक्चर में आपको इस पर चर्चा की थी और बताया था कि इसके कारण क्या है, वित्तीय समावेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। किसानों का जनधन खाता खुला, उसे आधार और मोबाइल से लिंक किया गया। अभी किसान उसको ऑपरेट करते हैं, उसके आधार पर उन्हें सब्सिडी भी मिलती है, पूरा वेरिफिकेशन हो चुका होता है, तो लीकेज नहीं होती, सीधा फंड किसान तक पहुंचता है। तो इस तकनीकी ने, इस योजना ने बहुत बड़ी परिवर्तन लाई है। जो गैप आता था सरकार द्वारा दिए गए फंड और किसान को मिले फंड में, वो खत्म हो गया है। इसके बाद लघु भुगतान बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक्स जो खुल गए हैं, इससे क्या होता है, मोबाइल के द्वारा छोटे मोटे पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा सामान को आप खरीद सकते हैं, छोटे पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं आप, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और वे अभी देखेंगे तो वो ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी दे रहे हैं, परचेजिंग को फ्यूचर पे के साथ जोड़ दे रहे हैं, तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ यूपीआई और भीम है, इसके द्वारा भी लोगों की पेमेंट की कैपेसिटी बढ़ी है और साथ ही साथ पेमेंट सरल हो गया है। जो फिनटेक कंपनियां हैं, अगर आप देखें तो वो अब टियर 3 सिटीज़ और कस्बों की तरफ
ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही हैं और उनमें अपने कस्टमर्स को रिफाइन कर रही हैं, फाइंड आउट कर रही हैं, और इसके कारण जो इन तकनीकियों के कारण जो बदलाव आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने बता दिया तो अब आपको कंक्लूजन देना होगा कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्रामर्स हैं वो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है, लेकिन बड़े और गहन ऋण सुलभता के लिए भारत को सहकारी ऋण समितियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि सहकारी ऋण समितियां जो हैं वो ऑन फील्ड वहां मौजूद हैं, ये वो उसी गांव के लोग हैं, ये आपसी समझ से काम कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण रूप से काम करते रहेंगे। और भारत में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, संगठित वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है इनके द्वारा। लेकिन जो फाइनेंशियल इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई तकनीकियां हैं जिनके द्वारा हम वित्तीय समावेशन को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं और दूसरा टॉपिक आज हमने लिया है भूमि सुधार। भूमि सुधार के प्रश्नों को देखें तो भूमि सुधार पर वर्ष 2024 में यानी कि इस वर्ष में प्रश्न आया है, फिर 2023 में प्रश्न आया है यानी कि पिछले वर्ष प्रश्न आया है, 2021 में प्रश्न आया है, 2016 में प्रश्न आया है। तो अगर आप देखें तो पिछले ट्रेंड में अगर आप पाएंगे तो लगातार प्रश्न आने का ट्रेंड इसमें बना हुआ है। 21 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो इस पर प्रश्न आने की संभावना बनती है। इसको आप अच्छे प्रश्न की तरह, अच्छी एरिया की तरफ पढ़िएगा। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को देखिए, प्रत्येक वर्ष के प्रश्न को हम लोग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए। ये इसी वर्ष का प्रश्न है, वर्ष 2024 का ही प्रश्न है, इसी साल के मेंस में पूछा गया था। तो देखिए, जब भूमि सुधार एक आपको टॉपिक मिल गया, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक टेम्पलेट बना लीजिए इंट्रोडक्शन की भूमि सुधार को लेकर, जिसकी 2-4 लाइनें आपको पता हो कि आपको वही उठा करके हर जगह लगानी है। क्योंकि अभी आगे जब आप प्रश्न देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हर प्रश्न में आपको भूमि सुधार पर 2 लाइन लिखनी है। तो जो 2 लाइन लिखनी है वो आपको सोचनी नहीं है, वो 2-4 लाइनें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। तो आप इसमें सबसे पहले भूमि सुधार के बारे में बात करिए, ठीक है, उसके उद्देश्यों की बात करिए, और फिर बताएंगे हम मेन बॉडी में कि कुछ भागों में इसके जो सफल कार्यान्वयन किए गए हैं उसके क्या कारक थे। कुछ भागों में यानी कि पूरे देश में नहीं हुए हैं, तो जो कुछ जिन कुछ भागों में हुए हैं वहां पर उदाहरण सहित बताएंगे कि वहां पर कैसे हो गए भूमि सुधार, कैसे वहां पर सफल कार्यान्वयन हो गया। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए। भूमि सुधार आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भूमि सुधार में क्या आएगा, भूमि सुधार में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, भू स्वामित्व को सुरक्षित करना, सीमांत और लघु किसानों तक को ऋण की पहुंच आसान बनाना, ये सब पहलू आएंगे भूमि सुधार के अंतर्गत। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस तरीके से आप एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जहाँ पर आप सारे मूल्यों पर चर्चा और सारे कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को सुधारने में भूमि सुधारों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा कीजिए, जो कि प्रश्न का पहला पार्ट था। तो सबसे पहली बात यह है कि इससे सुरक्षित भूमि का स्वामित्व मिल जाएगा, यानी कि किसान को स्पष्ट तौर पर अपनी भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा, उसके पास उसके डॉक्यूमेंट होंगे, और जब आपके पास आपका अपना खेत है, आपकी अपनी ज़मीन है, तो आप निश्चित तौर पर आत्मविश्वास महसूस करेंगे, खाद्य सुरक्षा महसूस करेंगे और आप उसके बेटरमेंट के लिए काम कर सकेंगे। तो इससे उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि अगर आप देखें तो केरल में क्या किया गया, भूमि सुधारों में अधिक सुरक्षित भूमि जोत को बढ़ावा दिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर भूमि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। दूसरी चीज़, अगर भूमि सुधार होगा तो किसानों तक ऋण की पहुंच बढ़ जाएगी। जैसे ही आपके पास भूमि के रिकॉर्ड आ जाएंगे, भूमि का डेटा आ जाएगा, आप उसके ओनर होंगे, तो निश्चित तौर पर इन रिकॉर्ड का उपयोग आप बैंकों में अपने ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। बैंक भी उसको एज अ गारंटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएं, और भूमि रिकॉर्ड अगर डिजिटली मेंटेन होंगे तो बैंकों के लिए भी आसान होगा, जिसमें वे ऋण को सुविधाजनक ढंग से दे सकेंगे। तो किसानों के लिए ऋण की पहुंच अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हो, कर्नाटक में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ने किसानों को बीज और उपकरण खरीदने के लिए
बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता दी है, और जब ये सहायता उन्हें प्राप्त हुई तो निश्चित तौर पर उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब इन भूमि सुधारों को कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो आपको, जैसा मैंने बताया, कि आप व्यापक डिजिटलीकरण कीजिए। सरकार को सबसे पहले सब चीज़ों को डिजिटल, सारे दस्तावेजों को डिजिटल करने की आवश्यकता है। सारे भूमि अभिलेख डिजिटल हों, जिससे सारी ओनरशिप क्लियरली पता चले, फ्रॉड होने की संभावना कम हो, ज़मीनों और खेतों पर कब्जा करने की प्रवृत्तियां कम हो। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, सटीक भूमि पहचान और प्रबंधन के लिए सभी राज्यों को क्या करना चाहिए, यूनिवर्सल पार्सल पहचान संख्या लागू कर देनी चाहिए। सबकी लैंड आइडेंटिटी नंबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नियमित निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए। जब भूमि सुधारों की हम बात करते हैं तो उसमें नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए आपको एक बेहतरीन जिला स्तरीय टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जिससे वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर सके। ठीक है, और इसकी प्रगति को ट्रैक करने और मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए रियल टाइम निगरानी प्रणाली स्थापित करना पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ सामाजिक सहभागिता भी करानी होगी अगर आपको भूमि सुधारों को क्रियान्वित करना है। सामाजिक सहभागिता का मतलब जो हित समूह हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो स्थानीय पंचायतें हैं, सामुदायिक नेता हैं, जो समुदाय के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सबको भूमि सुधार की प्रक्रिया में आपको हिस्सेदारी देनी होगी। स्वामित्व योजना में संपत्ति सर्वेक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय पंचायतों और सामुदायिक नेताओं को शामिल किया गया। तो ये सामाजिक सहभागिता होगी, क्योंकि गांव में सभी चीज़ें एक दूसरे के बारे में लोग क्लियर जानते हैं, तो वहाँ पर आप बिना लोगों की भागीदारी के सही आंकड़े नहीं प्राप्त कर सकते। इसके साथ साथ हमें कानूनी और प्रशासनिक सुधार करने होंगे। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, भारत सरकार नए नए तरीके से कृषि कानूनों को लाने का प्रयास की, उसी तरीके से किसानों के संबंध में, खेती के संबंध में जो भी पुराने भूमि कानून हैं उनको आधुनिकता के हिसाब से संशोधित किया जाए, नौकरशाही की बाधाएं कम की जाएं और प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल किया जाए, जिससे जो कम पढ़ा लिखा, कम अवेयर किसान है वो भी उसे आसानी से समझ सके और लागू कर सके। इसके साथ साथ क्षमता निर्माण करना होगा। प्रभावी भूमि प्रबंधन के लिए नई तकनीकियाँ, नई गतिविधियाँ और के संबंध में सरकारी अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही साथ किसानों को भी प्रशिक्षण देना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप उदाहरण देना चाहें तो राज्यों को के लिए GIS मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अलग अलग कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जाती हैं, जिससे वे अपनी डिजिटल क्षमता बढ़ा सकें और रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन कर सकें। इसके बाद आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि भूमि सुधारों को उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने और कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यापक और समावेशी भूमि सुधारों को प्राप्त करके भारत आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और सतत विकास को सुरक्षित कर सकता है, जिससे सीमांत और लघु किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों और उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर भूमि जोत की सीमा निर्धारित की जाती है तो यह आर्थिक मापदंडों पर किस प्रकार से एक प्रभावी सुधार होगा, ये है प्रश्न। इसकी विवेचना करनी है। तो सिंपल आपको भूमि सुधार के उपाय और उद्देश्य बताने हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में सिंपली भूमि सुधार, अब आपको आगे के प्रश्नों में देखने को ऐसे ही मिलेगा कि आपका इंट्रोडक्शन लगभग सेम चला जाएगा। तो आप इसमें बता सकते हैं भूमि सुधार क्या है ना। अमीरों से गरीबों की भूमि का पुनर्वितरण, साथ ही भूमि के स्वामित्व, संचालन, पट्टे, बिक्री, उत्तराधिकार आदि का विनियमन, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप बता दीजिए कि भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला चीज़ सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, जिसमें आप सामंतवाद और जमींदारी, इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। जो भूमिहीन हैं उनको भूमि का स्वामित्व देते हैं, और जब निचले तबके तक भूमि जाती है तो सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। इसके साथ साथ जब आप भूमि पर सुधार करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में ही, अब ये इंटरकनेक्टेड ही रहेगा। वहाँ पर आपको बताया था जैसे कि आपके पास भूमि के रिकॉर्ड हैं, आपके पास ओनरशिप है, आप भूमि पर सीधे अपने बेहतर खेती के उपकरण अपनाएंगे और बेहतर खेती से रिजल्ट पाएंगे। इसी के साथ साथ गरीबी उन्मूलन भी होगा, क्योंकि जब भूमिहीन
खेतों के पास, भूमिहीनों के पास खेती होगी, उनके पास ज़मीन वितरित हो जाएगी, उनको ज़मीन मिल जाएगी, तो गरीबी कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खुद का उत्पादन साधन होगा जिस पर वो काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किराएदारी सुधार भी करना होगा। भूमि सुधार के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है किराएदारी सुधार, यानी कि जो किसान उस पर काम कर रहे हैं उनको ओनरशिप मिलनी चाहिए। जो लोग बाहर शहरों में रह रहे हैं, जिनका भूमि से कोई लेना देना नहीं है, ओनरशिप उनके साथ ना होकर उनके साथ हो जो भूमिहीन हैं और या फिर अपनी ही भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं। तो और या फिर अगर आपको बटाईदारी देनी है, किराएदारी देनी है, तो उसके लिए उचित रेट डिसाइड हो जिससे किसान का हित भी बना रहे। तो आपको किराएदारी पर सुधार करना होगा और इसके साथ साथ भूमि सुधार के संबंध में कृषि जोत का समेकन करना। तो भूमि सुधार का एक उद्देश्य यह भी है कि जिनकी छोटी छोटी जोत अलग अलग जगहों पर, उनको सब एक जगह ले आकर रखा जाए, जिससे वे बड़ी जोत के ओनर हो सकें और वहाँ पर तकनीकियों का बेहतर प्रयोग कर सकें। जो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम स्केल है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ है, वो प्राप्त कर सकें। अब इसके बाद आप बताएं कि भारत में भूमि सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। सबसे पहले जो बिचौलिए थे उनके उन्मूलन का प्रयास किया गया है, जैसे कि जमींदार, साहूकार इत्यादि इत्यादि। किराएदारी में सुधार किया गया है, जहां पर भारत में जो लैंडलेस लोग थे उनको, जो और लगातार लैंड पर ही काम कर रहे थे उसी लैंड पर, तो उनके अंतर्गत उनकी ओनरशिप सुनिश्चित कराई गई है लैंडलेस लोगों की। और किराएदारी के संबंध में अलग अलग नियम स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद भूमि सीमा नियम बनाया गया है कि एक व्यक्ति या उसका परिवार के पास कितनी अधिकतम लैंड हो सकती है, उस सीमा के अंतर्गत किसानों को अपनी ज़मीन रखने का अधिकार है। और इसके साथ साथ भूमि जोतों का समेकन किया गया है, यानी कि जिसको आप चकबंदी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, कि छोटे छोटे खेतों को जोड़ करके एक बड़ी जोत का निर्माण किया गया। अब इससे जब आपको बड़े पैमाने पर खेत प्राप्त हो जाएगा तो आप उसमें नई तकनीकियां प्रयोग करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे और आप भी स्थिर तौर पर काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ किस प्रकार ये एक प्रभावी सुधार के रूप में है। पहली बात तो इसके द्वारा न्यायसंगत भूमि वितरण होता है। भूमि हदबंदी से, भूमि सुधारों से क्या होगा, न्यायसंगत भूमि वितरण होगा। जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि प्राप्त होगी, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है उनसे उनकी सीमा के बाहर की भूमि ले ली जाएगी। ठीक है, ये आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करता है। जब आपके पास बड़ी जोत होगी तो आप नई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, नई तकनीकियों का प्रयोग कर सकते हो और आधुनिक तौर पर खेती कर सकते हो। भूमि का कुशल उपयोग भी होगा। जब आप लिमिट में लैंड होगी और आपके पास लैंड होगी तो आप उसमें नई नई तकनीकियों का प्रयोग करेंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, तो भूमि का प्रयोग ज़्यादा कुशलता से होगा। गरीबी में कमी आएगी निश्चित तौर पर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लैंड के ओनर हो गए हैं तो आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और आपकी गरीबी में भी कमी आएगी। और जब ये सारी चीज़ें होती जाएंगी तो इन सब का रिजल्ट क्या होगा, ग्रामीण आर्थिक विकास होगा, गांव की पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। गांव में रहने वाले लोगों की जब आर्थिक उन्नति होगी तो पूरे गांव की उन्नति सुनिश्चित तौर पर होगी ही होगी। ठीक है, इसके बाद आप बता दीजिए कि भारत में भूमि की अधिकतम सीमा चकबंदी, छिटपुट व अनियमित रही है। प्रशासनिक दक्षता, संपत्ति रिकॉर्ड की सटीकता को संबोधित करना और भ्रष्टाचार और भूमि हड़पने से रोकना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भूमि अधिकतम सीमा विनियमन इच्छित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। फिर भी ये नीतियां भारत के आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी पर निर्भर करती हैं। तो ये आप भूमि सुधार के संबंध में अपना फाइनल विचार, अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है आपको कि भारत के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा छोटा कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न की मूल भावना अभी भी वही है, जहाँ पर आपको सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो अगर आप पिछले 3 प्रश्नों को देखेंगे तो आप देखेंगे मोटे तौर पर प्रश्न एक ही टाइप की एरिया में घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उस कैटेगरी को पकड़ लेंगे तो आप पूरे उत्तर को पकड़ लेंगे। इसमें भी आपको सबसे पहले यही बताना होगा, जैसे कि पहले बताया गया है कि भूमि सुधार क्या होता है, भूमि सुधार किस प्रकार सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित करता है, और इससे क्या होगा कि जो भारत की आर्थिक स्थिति है वो कैसे सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार का आपको एक इंट्रोडक्शन देना है,
जहां पर आपको कुछ प्रयास भी चाहें तो बता सकते हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, सीलिंग लगाकर भूमि वितरित करना, किराएदारों की सुरक्षा, भूमि जोत का समेकन इत्यादि के संबंध में भारत सरकार ने कानून पारित किए हैं। बाकी मोटे तौर पर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो वैसा ही रहना है जैसा पहले था। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न के उस भाग पर, इसने कैसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए अच्छी स्थिति क्रिएट की है। तो आपको बताना है, सिंपली ये बताइए कि छोटे और सीमांत किसान जो हैं सबसे कमज़ोर वर्ग हैं भारतीय ग्रामीण समाज के, सबसे कमज़ोर वर्ग हैं भारतीय ग्रामीण समाज के, और भूमि सुधारों में इनकी दुर्दशा को कम करने के तरीके के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, इनकी स्थिति को निम्न तरीकों से सुधारा गया। पहली चीज़ वही बिचौलियों का उन्मूलन, पहले भी हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब छोटे किसानों तक जो है ऋण की सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। आप काश्तकारी सुधार की बात कर सकते हैं, काश्तकारी लैंड में जो रह रहे हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन बरगा ने पश्चिम बंगाल के 14 लाख इस बटाईदारों को लाभ दिया है, जो बटाईदारी कर रहे थे उनको ओनरशिप दी है। तो काश्तकारी सुधार इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स लगभग वही जा रहे हैं जो पॉइंट्स आपने पहले चर्चा कर रखे हैं कि भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है, और इसके साथ साथ सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें जब आपकी लैंड ओनरशिप बड़ी हो जाए और आपके पास जब लैंड आ जाए, आप बाकी लोगों की लैंड के साथ मिलकर एक सहकारी खेती के मॉडल पर काम करिए, इससे ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ साथ भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकृत किया जाएगा, तो इसका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। और इसके लिए आप कैसे कि दिखा सकते हैं कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो भारत सरकार चला रही है वो इसी उद्देश्य से चला रही है। अब भूमि सुधारों के बाद भी क्या क्या चुनौतियाँ हैं उनको भी आपको बताना चाहिए, जैसे कि कुछ बेनामी लेन देन के द्वारा जो जमींदार लोग हैं, जो गलत तरीके इस्तेमाल करके अभी भी लैंड पर अपनी ओनरशिप बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर भूमि को लेकर के मुकदमेबाजी, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को लेकर मुकदमेबाजी आपको देखने को मिलती है। और जो मुकदमेबाजी होती है वो बहुत ही लंबे समय तक चलती है, जिसमें किसान जो कमज़ोर किसान हैं उनके पास मौका ही नहीं होता है अपनी दावे को साबित कर पाने का। और इसी के साथ साथ जो उत्तराधिकार कानून हैं उनके द्वारा भी भूमि का विभाजन, विखंडन और ज़्यादा बढ़ गया है। इससे भूमि स्वामित्व का आकार लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल साइज का निष्कर्ष दे दीजिए कि जो भूमि सुधार बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को, सीमांत और लघु किसानों को अत्यधिक बड़े लाभकर्ता वर्ग के तौर पर चिन्हित किया गया है। लेकिन इसका जो सफलता का पैमाना है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसमें हमें मिश्रित सफलता प्राप्त हुई है, कुछ जगहों पर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन भारत के व्यापक क्षेत्र में अभी भी इसके सकारात्मक परिणाम पूरे तरीके से आने बाकी हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि ग्रामीण गरीबी को मिटाने और सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नए और अभिनव भूमि सुधार उपायों को नए जोश के साथ अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 भी देखिए, फिर लगभग मिलता जुलता प्रश्न है कि कृषि विकास में भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न था कुछ क्षेत्रों में सफलता का, ये प्रश्न है उत्तरदायी कारकों का। उसके पहले आपने देखा कि भूमि सुधार को कैसे सफल किया जा सकता है। तो प्रश्न घूम फिर करके इस एरिया में आपको एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अगर आप एक कॉमन जिस्ट को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आप भूमि सुधारों को अपने इंट्रोडक्शन में बता दीजिए। ठीक है, वही जो हम पिछले 3 उत्तरों में बता चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें सामान्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि आपको अलग अलग डायमेंशन के साथ प्रश्न बता दें, तो इसीलिए इसके उत्तर में हमने कोशिश ये करी है कि आपको थोड़ा सा पास्ट से कनेक्ट करते हुए इसको लिखें। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी शैली अपना सकते हैं। इसलिए चारों प्रश्न के उत्तर में हमने शैलियाँ डिफरेंट रखी हैं, लिखने का तरीका अलग रखा है। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर आसानी से आपको याद होता है और आप कैसे मैनेज करते हो। तो इसमें आप बता सकते हो कि जैसे ब्रिटिश काल में ही अत्यधिक असमानता थी, जिसका कारण औपनिवेशिक शासन की अन्यायपूर्ण नीतियाँ थीं। एक तरफ जमींदारों के पास अत्यधिक ज़मीनें थीं, जबकि ज़्यादातर किसान भूमिहीन थे। इसी वितरण का कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अतः कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि सुधारों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात निम्न कृषि सुधार हुए हैं।
जिससे कृषि विकास में सहायता मिली है। सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जमींदारी खत्म होगी तो जमीन जिनके पास एक्सेस है वो जमीन ले ली जाएगी और भूमिहीन लोगों को जमीनें प्राप्त होंगी। दूसरी बात, काश्तकारी कानून को अधिनियमित किया गया, जिससे जो काश्तकार हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं उनकी कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी भूमि की सुरक्षा, स्वामित्व के अधिकार आदि को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ भूदान और ग्रामदान आंदोलन जैसे भी चलाए गए भारत में स्वतंत्रता के बाद, जिससे लोगों में इसके लिए जागरूकता बने कि भूमि भूमिहीनों के लिए आवश्यक है और जिनके पास एक्सेस भूमि है वो भूमि दे दे। ठीक है। उत्तरदायी कारक क्या है कृषि सुधारों के लिए? ठीक है, तो भूमि सुधारों के लिए जो सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारक क्या रहे, उसमें सबसे पहला आप 9वीं अनुसूची का वर्णन कर सकते हैं, जिसमें भूमि सुधार अधिनियमों, जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को सम्मिलित किया गया, जिससे वे उस मामले को, जो भूमि सुधार से संबंधित मामले हैं, जो भूमि के ओनरशिप से संबंधित मामले हैं, उसको लेकर बार बार कोर्ट ना जा सकें, इसमें बाधा ना उत्पन्न कर सकें। तो इसी के लिए 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। आपको पता है कि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ये सारी प्रयास इस तरीके से किए गए। उसके बाद भूमि वास्तव में राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र इस पर मूलतः कानून नहीं बना सकती। इसीलिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो केरल और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार बहुत तेज़ी से लागू हुए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए। ठीक है, तो जैसे पहले प्रश्न में आपसे कहा गया कुछ क्षेत्रों में, तो वहाँ पर हम दो तीन राज्यों को मेंशन करते हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटका है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बढ़ती साक्षरता और जन चेतना के कारण भी लोगों में भूमि सुधार और संवैधानिक अधिकारों की मांग बढ़ी। इससे भी भूमि सुधार संभव हो सका है। और इसके साथ साथ कई सारे गैर सरकारी संगठन जैसे कि NGOs वगैरह भूमि के संबंध में बेहतर काम कर रहे हैं, किसानों की सहायता करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं, उन्हें उनके अधिकारों को बताते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ है कि भूमि सुधार भारत में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप बता सकते हैं, एक कंक्लूजन दे दीजिए कि भूमि सुधार भारत में अच्छे रहे हैं, व्यापक तौर पर इसके सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भूमि सुधार संबंधी कानून उतने बेहतर लागू नहीं हो पाए हैं। तो भारत में आज भी बड़ी संख्या में भूमिहीनता, जोतों का छोटा होना और प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा, आज के इस डिस्कशन में आपने देखा कि हमने 2 एरियाज़ को कवर किया और उन दोनों एरियाज से आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा करी। अब अगर आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और दोबारा से इस पूरे डिस्कशन को देखेंगे ध्यान से, तो अब आप इसके उत्तर को सबसे बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगले टॉपिक्स को लूँगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।